हेलो एवरीवन, आप सब नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रवेश परीक्षा में आप अच्छी मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं मैंने जो वीडियो बनाए वो सभी देख लिए होंगे। यदि फिर भी आपके पास जो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखिए, मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा जिसमें मैंने बिल्कुल सरल तरीके से गणित को समझा रखा है। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास 1800 का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्रधन जो है वो 2250। मतलब ये है कि शुरुआत में पैसा कितना था 1800 रुपये, 2.5 साल में कितना हो गया वो 2250 हो जाता है। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि आपने किसी से या बैंक से 1800 रुपये लिए हैं या दिए हैं और वो 2.5 साल में कितने हो गए आपके 2250 हो गए। तो दर किस दर से हो गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1800 दिया है, तो ये आपने लिखा 1800। 1800 का कितना हो गया 2250 हो गया, ठीक है। और कितने साल में 2 सही 2 है ना, 2 सही 1/2। ये 2 पूरा है और ये आधा है, मतलब ये 2.5 साल है। 2 सही 1/2। यदि हम इसको सही करते हैं तो ये क्या बनेगा आपका 2 दूना 4 और 1 जोड़ते हैं ना, पता है ना आपको, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 5/2 वर्ष में। कितने में 5/2 वर्ष में, ठीक है। ये 5/2 साल में। और जो है कितना हो गया 2250। इसका मतलब है कि 1800 रुपये थे। तो इसका यहाँ सीधा सा ही गणित निकल रहा है कि 1800 अगर 2250 हो गए तो कितने पैसे ब्याज के हैं इसमें। इसका मतलब है कि 450 रुपये इसमें काय के हैं ब्याज के हैं। इस 2200 में जो मिश्रधन है ना आपका, इसमें 450 रुपये आपके काय के हैं ब्याज के इसमें, ठीक है। तो हमें दर निकालनी है। तो बिल्कुल आपको पता है, हमने बेसिक वीडियो में सीख रखा है। तो यहाँ मैंने लिखा दर, ठीक है। दर अगर निकालनी है तो एक साइड इसको दर लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ बटे का निशान लगाएंगे। अब दर के साथ में कौन रहता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ऐसा हम याद है, हमको याद है ना ऐसा। तो दर यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा, मूलधन बचा है और क्या बचा है, समय आपका बचा है, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर आप लिखेंगे ब्याज गुणा 100। क्या लिखेंगे, ब्याज गुणा 100। अब का ब्याज कितना है 450 है, ठीक है। तो ये ब्याज जो 450 है ना, वो 450 हम यहाँ लिखते हैं। ये 450 ब्याज के हैं, गुणे में आपने 100 लिख दिया। मूलधन कितना, ये 1800 है ना आपका, ये मूलधन है। तो आप बटे में क्या लिख देंगे 1800, ठीक है। इसके बाद समय कितना है, तो 5/2 वर्ष। कितना है 5/2 वर्ष। तो 5 तो मैंने लिखा। अब मैं बटे में जो 2 है ना, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। आप समझते हैं इस चीज को। 5/2 को अगर मैं लिखूंगा तो ये 2 क्या हो जाएगा उलट गुणित, यानी कि 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर लिख दिया मैंने। अब आप इसको जो है सोल्व कर लेंगे। तो 2 शून्य से आपने 2 शून्य यहां से हटा दी। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, इस 2 से इस 18 को काट देंगे। 2 एकम 2 और 2 9 18, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इस 9 से इस 45 को काटेंगे। 9 पंजे 45 और ये शून्य वापस यहाँ लगा देंगे। 5 से आप 50 को काट देंगे तो आपका आएगा 10, यानी कि दर कितनी है 10%। दर कितनी है 10%, ठीक है। ये 5/2 है ना, तो यह 5/2 को मैंने डायरेक्ट 5 तो लिखा, लेकिन 2 को मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सही 1/2 था ना, इसको मैंने 2 दूने 4 ने 1 5, 2 दूने 4 और 1 5। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आने वाला है वो 10% होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि संख्या है ना 36490, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर है। मतलब ये है, परस्पर का मतलब तो आपस में बदल दे, 6 और 9 को बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या लिखा है 36,490, ठीक है। तो ये 36,000 आपका और ये 490, ठीक है। 36,400 ये 90, ठीक है। 6 और 9 को बदलना है, तो 6 और 9 को अपन बदलते हैं। तो देखिए ये आपका 3 इसकी जगह है सही, 3 के बाद आपका 4 और 0, ठीक है। 6 और 9 को बदल दे, तो ये जो 9 है ना, इसकी जगह 6 लिख दे और 6 की जगह 9, इसको बोलते हैं आपस में बदलना। तो आप 6 की जगह 9 लिख देंगे और 9 की जगह 6, ठीक है। तो क्या लिखा है कि 36,490 ये रहा, इसमें 6 और 9 को परस्पर बदलने पर यह बना आपका 39,460। तो नई संख्या ये हो गया आपकी नई संख्या
और ये मूल संख्या का मतलब मुख्य संख्या, ये पुरानी वाली यही ये मूल संख्या है। इनके बीच अंतर का मतलब माइनस होता है। तो आप इसको बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, आपका 6 में से 9 जाता नहीं, 16 में से 9 गया तो यहाँ पर बचा आपका 7। ठीक है, उसके बाद ये आपका बचेगा यहाँ पर 9 और ये आपका बचेगा यहाँ पर 2, यानी कि 2970। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका उत्तर होगा 2970। देखिए, राम ने एक गाय 450 रुपये में खरीदी तथा 380 रुपये में बेची, उसे कितनी हानि हुई। मतलब ये है कि जो गाय है उसको 450 रुपये में खरीदा, यानी कि ये क्रय मूल्य है। ठीक है, और बेचा कितने में, 380 में। तो सीधी सी बात है कि 450 में खरीदी अगर किसी चीज़ को और 380 में बेच रहे तो नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर कितनी हानि हो रही है, तो 450 में से आप 380 कम करेंगे ना तो आपकी हानि निकल जाएगी। ठीक है, तो हानि कैसे निकलेगी, यहाँ पर 450 में से 380 आप माइनस कर दो। तो यहाँ पर जो है 70 रुपये की यहाँ पर क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, 450 में से ये 380 कम करेंगे तो कितनी, 70 रुपये आपको कम मिले, क्योंकि क्रय मूल्य ये है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो हानि हो गई यहाँ पर कितने की, 70 रुपये की। ठीक है, हानि प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो हमें क्या सूत्र है हमारे पास, क्योंकि हमने बेसिक वीडियो में सीखा था इस सूत्र को। तो हानि प्रतिशत होती है ना, तो उसको निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। देखिए, 6 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, 6 संख्याओं का एवरेज कितना निकला, 8 है। एक संख्या और जोड़ दे, मतलब 6 तो है, उसमें एक और जोड़ दे तो 7 हो जाएगी। तो एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है, अतः 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप योग निकाल लें। ठीक है, तो आप योग निकालेंगे, कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं का। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। तो 6 8 ये हो गया योग आपका कितना, 48, कितना 48 हो गया। 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 6 में 8 का गुणा करोगे तो 48 मिलेगा। एक संख्या और जोड़ दो तो 6 से कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। और उनका औसत कितना है, 10 है, तो 7 में आप 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि 6 संख्याओं का औसत अगर 8 है तो योग हो गया 48। एक संख्या और जोड़ दी तो 6 की बजाय आपको लिखना 7 और उनका औसत कितना, 10 है, तो ये 70 हो गया। इन दोनों का आप जो है अंतर निकालेंगे, 7वीं संख्या निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पूछा है 7वीं संख्या क्या होगी, मतलब 7वें नंबर पे जो संख्या होगी तो आपको लिखना है 7वीं संख्या। ठीक है, तो 7वीं संख्या को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 70 में से 48 को माइनस कर दो। ठीक है, 7वीं संख्या निकालने के लिए 70 माइनस 48, तो जो आपका उत्तर होने वाला है वो आपका 22 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 22 आया। मतलब क्वेश्चन नंबर जो है इसका 6 संख्याओं का औसत 8 है और एक संख्या और जोड़ दो तो 10 हो गया। मतलब 7वीं संख्या क्या निकली आपकी, 22 निकली। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, एक छात्रावास में 75 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का भोजन है। ठीक है, एक हॉस्टल है, उसमें ना 75 स्टूडेंट है और उनके लिए कितने दिन का, 30 दिन, यानी कि 1 महीने का भोजन है। 15 अतिरिक्त विद्यार्थी और आ गए। ठीक है, अब 15 स्टूडेंट और बढ़ गए, वह भोजन कितने दिन में समाप्त होगा। तो मैंने इस प्रकार के सवाल को आपको समझा रखा है। ठीक है, एमडीएच वाले फार्मूले से हम करते हैं इसको। तो चलिए, तो सबसे पहले ये मैंने लिखा एम, ये लिखा गुणे में डी, और यहाँ पर एच मतलब मेन आदमी, डी मतलब दिन। ठीक है, तो यहाँ कितने व्यक्ति है, तो यहाँ 75 व्यक्ति है। उनके लिए कितने दिन का भोजन है, तो उनके लिए 30 दिन का भोजन है। यहाँ बराबर लिखेंगे, इधर भी आपको m1 है ना, यहाँ m1 d1 कर दो या m2 d2 कर दो, तो यानी कि मेन और 8 डेज है ना दिन। तो यहाँ कितना 15 और अतिरिक्त आ गए, मतलब 75 के लिए 30 दिन का है, 15 और बढ़ा दो तो 75 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि 90 के लिए कितने दिन भोजन, मतलब कितने दिन में समाप्त होगा। तो डी की जगह डी रहने दो। अब आप देखिए है ना, तो 75 के लिए 30 दिन का है, 15 और बढ़ा दिए तो 90 के लिए कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर आप इसको काट दो, 30 तिया आपका होता है 90, यानी कि ये 3 गुणे में, तो ये आ जाएगा 75 के बटे में, 75 के भाग में आ जाएगा उधर से। ठीक है, बराबर में कितना, डी चलेगा आपका। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, एक और बचा,
3 पंजे 15, यानी कि 25 दिन चलेगा। कितना? डी बराबर कितना मिला आपको? 25 दिन। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो आपका उत्तर होगा। यानी कि 75 के लिए 30 दिन है, 15 और बढ़ गए, मतलब 90 के लिए कितने दिन? तो 25 दिन में भोजन समाप्त होगा। देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उस आयत का क्षेत्रफल है, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है आपको, ठीक है। तो यह आयत ऐसा होता है, आपका जो बोर्ड होता है ना स्कूल में, उसको हम आयत जैसा मान लेते हैं। तो यह आयत होता है आपका, ठीक है। और सब तरफ भुजाएं बराबर, तो उसको वर्ग कहते हैं। तो आयत की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? 15 है, ठीक है। चौड़ाई में कितना लिखेंगे? 7। तो 15 से कितना होता है आपका? 105 होता है। जब भी आप किसी का क्षेत्रफल निकाले ना, तो उसमें वर्ग लगता है। क्या लगता है? इकाई में वर्ग। तो आपको इस प्रकार इसको समझना है कि 105 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? 105 वर्ग सेंटीमीटर। या फिर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए परीक्षा में, 105 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। यहां घात 2 लगे तब भी इसको क्या पढ़ते हैं? 105 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब यह है कि कभी भी किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इकाई क्या होती है? वर्ग होती है। क्या होती है? ठीक है, चाहे वो मीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्ग जरूर लगेगा। तो यहां पर आपका 105 दो ऑप्शन में, या केवल सेंटीमीटर है और यहां 105 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब ये वर्ग क्यों है? क्योंकि आपने क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। चाहे आप आयत का, त्रिभुज का, किसी का भी क्षेत्रफल निकालो तो वर्ग जरूर लगेगा, ठीक है। तो 105 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और आयतन है ना, आपको आयतन निकालना हो तो आपका घन, यहां पर क्या हो जाएगा? आयतन में घन हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। या फिर या पावर कितनी लग जाएगी? 3 लग जाएगी। इसको पढ़ेंगे कैसे? 105 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो 3 कब लगेगा, है ना, घन कब लगेगा? जब आयतन निकालना हो, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। मतलब आयतन पूछा है, मतलब ये एक पेटी जैसी आकृति है, तो जिसकी हर कोर कितनी? 3 मीटर लंबी है। मतलब ये है कि वो एक प्रकार का क्या है? आपका घन है, ठीक है। तो हर कोर कितनी है? 3 मीटर लंबी है। तो यहां पर देखिए आप कि ये मैंने एक प्रकार का घन बनाया है, ठीक है। इसकी हर कोर कितनी लंबी है? 3 मीटर लंबी है, ठीक है। तो यहां पर ये बना आपका घन, ठीक है। आयतन मतलब इसके अंदर कितना आएगा, ठीक है, आयतन निकालना है। तो इसकी हर कोर 3 की है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी 3 की है, ठीक है। ये भी 3 और ये भी 3। तो इसको, इस प्रकार की आकृति को हम घन कहते हैं, क्योंकि उसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, ठीक है। सब भुजाएं बराबर है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, उसको हम घन कहते हैं। तो यहां पर आपको क्या निकालना? घन का आयतन। क्या निकालना है? तो घन का आयतन होता है आपका भुजाएं की घात 3, यानी कि एक कोर कितनी है? एक कोर है 3 मीटर की, तो 3 की पावर 3 का मतलब आप 3 को 3 बार लिखेंगे, है ना। कैसे है ना? 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यह आया 27, ठीक है। और ये मीटर में है तो 27 मीटर कितना। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपने आयतन निकाला है तो आप क्या करेंगे? 27 मीटर के ऊपर 3 लिख देंगे, या फिर 27 घन मीटर। कैसे लिखेंगे इसको? 27 घन मीटर, ठीक है। अगर आप घन लिख दोगे तो आपको घात लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि घन का आयतन जो है वो कितना निकला? 27 घन मीटर, यानी कि जो है प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, तो यहां पर आपका उत्तर आएगा 27 घन मीटर, ठीक है। घन के आयतन का फार्मूला क्या है? भुजा की पावर 3, यह है ना। देखिए क्या है, दोपहर बाद, है ना, दोपहर के बाद 5:03 को क्या लिखा जाता है ना, ठीक है। तो आप समझते हैं दोपहर के बाद 12 बजे के बाद आपका पीएम शुरू होता है, ठीक है, जो रात की 12 बजे तक चलता है। और रात की 12 जब हम सो जाते हैं तो एएम शुरू हो जाता है, और जब हम उठते हैं तो एएम में। स्कूल जाते हैं तो एएम में स्कूल लगता है, और जो है 12 बजती जैसे ही आपकी, और 12 बजे आपका जो है एएम खत्म और पीएम शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी जो स्कूल की छुट्टी है वो शाम को 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे जब भी होती है, ठीक है, वो पीएम में होती है। तो यानी कि 5:03 को क्या लिखेंगे हम? 5 ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका उत्तर होगा। 5 है ना, ये आपका उत्तर होगा। 5:03 को क्या लिखेंगे? कि दोपहर के बाद का टाइम है, ठीक है। तो ये पीएम चलता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।